हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद चैनल पर, जिसमें आज हम लोग न्यूक्लियाई के सेकंड पार्ट रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी का फुल कॉन्सेप्ट करेंगे और एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में आप लोगों से लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इस लेक्चर में मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट से वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इस लेक्चर की मदद से आप लोग उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो ये पार्ट 2 है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा और फिर उसके बाद हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस की स्थिरता के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे मास इफेक्ट के बारे में, मास को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिस्कस करेंगे, यानी बंधन ऊर्जा। इसके बाद हम लोग फिर अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यानी कि बहुत सारे टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे फ्यूजन एंड फिजन। और फिर उसके बाद हमारे एमसीक्यू। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर काफी लंबा रहेगा, तो आप लोग वीडियो को 2 पार्ट में देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी भी पॉइंट पर जंप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। आखिर कौन कौन से न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। अभी तक बहुत सारे न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उनमें से कुछ ही आपके जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल होते हैं। तो वह अनस्टेबिलिटी का कारण क्या होता है, उसी को आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो कौन कौन सी न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट वाला, वह इसी से आएगा। और इस लेक्चर को सही से समझने के लिए आप लोगों को न्यूक्लियस का बेसिक आना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, वो लोग जाकर उसे जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए। और फिर इसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। पहले स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस के हमने जैसे कि आपको बताया था, 2 पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इसके अंदर जो फोर्स होती है वह न्यूक्लियर फोर्स होती है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं और एक से ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में लगेगी रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और न्यूट्रॉन के बीच में आपकी न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आपकी न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये, और प्रोटॉन के बीच में आपकी न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। क्लियर है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि आपको बताया था एमसीक्यू में, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में ये लग रही है, तो इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्योंकि इसकी खुद की रेडियाई 10⁻⁻15 मीटर होती है, यानी कि 1 फर्मी के बराबर होती है। तो जैसे ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो क्या बढ़ जाएगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगी, और ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि टूटना स्टार्ट कर देगा। और इसको अगर स्टेबल होना है तो ये कुछ डिके करेगा, अपने आप में से कुछ निकालेगा, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें इंक्रीज होने चाहिए, तभी ये न्यूक्लियस स्टेबल हो पाएगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर ये हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n है और ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर z है, जिसे हम लोग p डिनोट कर लें या z से कर लें, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, यह आपकी एक स्टेबल लाइन है, जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। और ये लाइन आप लोगों की n=p है या n=z है। तो इस लाइन को जो फॉलो करेगा वह आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन ये बात सिर्फ लाइटर न्यूक्लियाई के लिए पॉसिबल है। जैसे ही ये हैवियर न्यूक्लियाई पर पहुंचता है, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वह ज्यादा होने लगते हैं, और उसकी वजह से भी ये अनस्टेबल होता है। तो उसे स्टेबल करने के लिए ये अपने आप में से पार्टिकल्स को निकालता है, जो कि आपका अल्फा पार्टिकल होता है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो उसमें ये बीटा पार्टिकल को इमिट करता है। तो एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी किसकी वजह से बिगड़ती है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो बिगड़ जाएगी, यानी कि वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, सिकुड़ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लग रही है।
तो यही आप लोगों की स्टेबिलिटी होती है, यानी कि बैलेंस रहने चाहिए। अगर आपके N और P बराबर हैं तो ये आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। पहली बात, ये सिर्फ एप्लीकेबल है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक है वह आपके स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर है। और उसके बाद जो भी हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें जो रेशियो रहता है NYP का, अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें तो NYP का रेशियो या NYZ का रेशियो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। और जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं एटॉमिक नंबर जिनका 20 से ज्यादा होता है वह अपनी स्टेबिलिटी को पाते हैं किसी पार्टिकल को निकालकर, चाहे वो आपका अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो। तो उस समय जो इनका रेशियो रहता है वह क्या रहता है? ग्रेटर देन 1, क्योंकि वहां पर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो जो हमारी कंडीशन आएगी NYP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या NYZ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यह आप लोगों की कंडीशन हो गई और यही आप लोगों का पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या कंडीशन है। लाइटर न्यूक्लियाई है तो NYP का रेशियो 1 रहेगा, हैवियर न्यूक्लियाई है तो NYP का रेशियो ग्रेटर देन 1 रहेगा। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा NYZ या NYP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। यहीं आपके लिए 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। लेस एटॉमिक नंबर मोर स्टेबल, यानी कि कम परमाणु संख्या यानी Z की वैल्यू कम है तो मोर स्टेबिलिटी है, और मोर एटॉमिक नंबर लेस स्टेबल, यानी कि ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो वह आपका लेस स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोटॉन कम होंगे न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मास नंबर अधिक होता है, प्रोटॉन कम होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर आयरन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 26 लेकिन मास नंबर 56 होता है। 26 टू 52 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है N की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 है और प्रोटॉन आपके 26 है। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे यानी कि हैवियर न्यूक्लियाई के पास जाएंगे तो वह आपका लेस स्टेबल होता हुआ जाएगा। क्लियर है। तो इसे आप लोगों का एक स्टेबिलिटी बेल्ट द्वारा दर्शाया गया है और वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी एटॉमिक नंबर 20 तक आपकी स्ट्रेट लाइन रहती है, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ये कर्व बन जाती है और इसके अराउंड आप लोगों के न्यूक्लियाई होता है। इसे हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट भी बोलते हैं। इसके नीचे वाले न्यूक्लियाई वह भी अनस्टेबल, इसके ऊपर वाले न्यूक्लियाई वह भी अनस्टेबल। जो इस लाइन पर आ जाएंगे या फिर इस बेल्ट पर आ जाएंगे वही सिर्फ आपके स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? N यहाँ पर ज्यादा है, P यहाँ पर कम हो रहा है, तो NYP का रेशियो क्या करेगा? कम होना चाहेगा, यानी N कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा बीटा डिके। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का बीटा निकलेगा और जो नीचे वाले न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर P की वैल्यू ज्यादा है यानी Z की वैल्यू ज्यादा है, N की वैल्यू कम है, तो NYP क्या करना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। तो प्रोटॉन कम होंगे जब आपका N इंक्रीज होगा यानी ये वाला रेशियो इंक्रीज होगा, तो उसमें से आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्लियर है। तो जो बेल्ट के नीचे वाले होंगे उनमें अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बेल्ट के ऊपर वाले में बीटा पार्टिकल निकलेगा। क्लियर है। तो इसी को अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी आखिर होती क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी आपका एक न्यूक्लियर फिनोमेना होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और उस फिनोमेना में यानी उस परिघटना में आपके अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलते हैं और साथ में आपका गामा रेज भी निकलती हैं। और वह क्यों निकलती हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए, यानी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनमें से या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा और बीटा दोनों एक साथ कभी नहीं निकलेंगे। या दोबारा से सुनिए, या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा। और गामा रेज आप लोगों की हमेशा निकलेगी जब भी आपका रेडियो एक्टिविटी होगी। और जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वह आपकी इंडिपेंडेंट रहती है फिजिकल चेंजेस से, केमिकल चेंजेस से, और टेम्परेचर हुआ या प्रेशर हुआ। क्लियर है। तो रेडियो एक्टिविटी आप लोगों की उनसे अनअफेक्टेड रहती है। अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में बात करें तो रेडियो एक्टिविटी आप लोगों का अनस्टेबल न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल के निकलने को या एमिशन को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे कि आपका कोई न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा पार्टिकल का निकल जाना। अल्फा पार्टिकल कब निकलेगा? जब आपका NYP रेशियो बढ़ना चाहेगा। और वह कब आएगा? जब आपका वह न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वह
2 प्रोटॉन रखता है यानी 2He4, तो 2 प्रोटॉन आप लोगों के निकल जाएंगे, तो ये NYP का रेशियो है इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इस बेल्ट पर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा, यानी कि अगर ये X था तो यहाँ पर ये Y हो गया, जिसे हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, और यहाँ पर आप लोगों का अल्फा पार्टिकल होगा। क्लियर है। फिर यहाँ से हम लोग अगर बीटा पार्टिकल को निकालते हैं तो यहाँ पर वह आपका बीटा पार्टिकल हो जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो सिंपल सा यही आपका लिखा हुआ है, आप लोग अपने नोट्स के लिए लिख सकते हो। तो आइए चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, गामा डिके क्या होता है। एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, वह आपका निकल जाएगा, और वह किन में से निकलेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकलेगा, जिससे कि वह स्टेबिलिटी पा सकें। तो अगर हम लोग बात करें, आपका कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है माइनस अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर आप लोगों को एक Y एलिमेंट मिलेगा जो कि X नहीं होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, 2 से घट जाएगा, और जो मास नंबर है वो आपका 4 से घट जाएगा, क्योंकि जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वह क्या होता है, 2He4। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेडियो एक्टिविटी में जो सम होता है एटॉमिक नंबर का और जो सम होता है मास नंबर का, वह दोनों बराबर रहते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, A-4 + 4 = A, Z-2 + 2 क्या हो गया, Z। तो सम इन दोनों का बराबर रहता है, A और Z का, लेकिन जैसे ही इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा बाई। क्लियर है। और इसी के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है यूरेनियम का, जो कि आप लोगों का अक्सर MCQ में पूछ लिया जाता है, तो ये आपकी कॉपी में लिखा रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर 238 होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 92 से ज्यादा है, तो ये क्या है, एक अनस्टेबल है। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो Y न्यूक्लियाई बनता है, जो कि एक अलग एलिमेंट हो गया, जिसका 90 यहाँ पर लिख लीजिए, और वो Y का नाम होता है थोरियम। अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए। और 238 में से 4 माइनस होंगे तो यहाँ पर आएगा 234। तो ये आपका एक थोरियम एलिमेंट होता है, और यहाँ पर सिंपल सा 2He4 + Q कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी कि मास आपका कुछ एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। तो जब हम लोग स्टेबिलिटी कर्व को डिफाइन कर रहे थे, स्टेबिलिटी कर्व हम लोगों ने देखा, तो अल्फा पार्टिकल किस में से निकलता है, जिन न्यूक्लियाई को NYP के रेशियो को इंक्रीज करना होता है उसमें आपका अल्फा डिके होता है। क्लियर है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि NYP का रेशियो बढ़ा या घटा। तो जैसे कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें NYP के रेशियो को, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 146, और P की वैल्यू 92। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1.58 आता है, और यहीं राइट हैंड साइड में यहाँ पर कितने रह गए आप लोगों के, 142/92। तो ये कितना आ रहा है, 1.6 समथिंग आ रहा है, यानी कि NYP का रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और यही हमारा मकसद था, यानी अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो NYP का रेशियो बढ़ता है। क्लियर है। तो आइए इस Q के बारे में बात करते हैं, ये Q क्या है। तो चलिए उसके लिए हमें मास ऑफ न्यूक्लियस को समझना होगा। तो हेडिंग लगाइए मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बीटा डिके और गामा डिके के पास जाएंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। जैसे कि आप सभी को पता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो इसका सिंपल सा जो मास होगा वह क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन अगर किसी एटम में Z प्रोटॉन है और A - Z आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उनके मास का सम आप लोगों का मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग M लिखे हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वह क्या हो जाएगा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपका मास होना चाहिए, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। लेकिन क्या देखा गया, जो ये मास होता है वह आपका लेस देन होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से।
यानी कि ZMP प्लस A माइनस ZMN से जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस है, वह लेस होता है, क्योंकि कुछ मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, मास डिफेक्ट, जो कि आपका बराबर होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M। क्लियर है? तो इसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। आई होप आप सभी को मास ऑफ न्यूक्लियस और मास डिफेक्ट समझ में आया होगा। तो जो हमारा मास गायब हुआ वह मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वह एनर्जी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। जिससे आप लोगों के न्यूक्लियस के पार्टिकल बंधे रहते हैं, उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और वह आप लोगों का आइंस्टीन मास इक्वेशन से निकल कर आता है इक्वल्स टू mc²। m आप लोगों का यहाँ पर डेल्टा एम लिया जाएगा, c आपकी स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो यहाँ से जो E निकल कर आई वह क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, विच इज इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू C²। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वह आपकी जूल में आएगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आप सभी को ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, ये आप लोगों का मास डिफेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों की सिंपल से यही है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M इंटू C²। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, जिसमें हम लोग न्यूक्लियन से डिवाइड देते हैं, और न्यूक्लियन क्या होता है, A मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, BE/A आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ग्राफ निकल कर आता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर देती है स्टेबिलिटी के बारे में। तो एक कर्व होती है, वह आपको थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी BE/A, और यहाँ पर आप लोगों का Z एटॉमिक नंबर। इसके बीच में जब हम लोग एक ग्राफ देखते हैं तो वह कुछ इस टाइप से दिखता है, आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा। यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी आपकी बढ़ती है, फिर घटती है, और फिर आप लोगों की कुछ इस तरीके से जाती है। और जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है वह होती है आयरन के लिए। और फिर इसके बाद तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम पहुंचने के बाद यानी कि एटॉमिक नंबर 56 के बाद धीरे धीरे करके आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी A आपका ज्यादा बढ़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वह आपका ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी कम होगी वह आपका उतना ही कम स्टेबल होगा। तो यहीं से आपका फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। तो हर एलिमेंट अपनी एनर्जी को 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी। तो आयरन की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी एनर्जी इसके आसपास हो। तो यहीं से फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, यानी जिनका एटॉमिक नंबर लेस है या जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, वो आपस में जुड़ेंगे तभी यहाँ तक पहुंच पाएंगे। और जिनका न्यूक्लियाई बड़ा है वह छोटा होना चाहेगा, यानी कि इमिट करना चाहेगा अपने आप में से अल्फा पार्टिकल, इमिट करना चाहेगा अपने आप में से अल्फा पार्टिकल, तो वह आप लोगों का कहलाएगा फिजन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूक्लियाई, यानी बिगर न्यूक्लियाई इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई इज नोन एज फिजन, जिसे हम लोग विखंडन बोलते हैं। और ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई इनटू अ बिगर न्यूक्लियाई इज नोन एज फ्यूजन, यानी कि संलयन। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। यहीं से आप लोगों का फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो अभी तक हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी, तो अभी तक हम लोग अल्फा डिके के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा डिके के बारे में। तो बीटा डिके में आप लोगों का सिंपल सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यूक्लियस में से।
तो ये आप लोगों का सोचने की बात है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो सिंपल बीटा डिके आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका बीटा नेगेटिव और एक होता है आप लोगों का बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव डिके को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सिंपल, जिस पर चार्ज -1 होता है और मास 0 होता है। तो ये आपको समझ में आएगा आखिर बीटा डिके होता क्या है। अभी आप लोग इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जब आपका चार्ज नेगेटिव होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जब आपका चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसे हम लोग, चार्ज पॉजिटिव होता है तब उसे हम लोग पॉजिस्ट्रॉन बोलते हैं या पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपको कुछ याद रहना चाहिए, अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अपना कर्व देखा था, स्टेबिलिटी कर्व, वहां पर हम लोगों ने बात की थी जिन न्यूक्लियाई को अपना NYP रेशियो कम करना होगा उनमें से बीटा डिके होगा। क्लियर है? यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़नी चाहिए तभी NYP का रेशियो कम होगा। तो चलिए इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं सिंपल सा। अगर ये आपका कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, और इसमें से आपका बीटा डिके हो रहा है -1 इलेक्ट्रॉन, और मास क्या रहता है बीटा पार्टिकल का 0, और यहाँ पर आप लोगों का बाई न्यूक्लियाई आ जाएगा जो कि आपका डॉटर न्यूक्लियाई है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जगह का बराबर रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z+1, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन पर 0 है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा रहा है, तो जो मास रहेगा वह चेंज नहीं होगा, यानी मास नंबर चेंज नहीं होगा, और एटॉमिक नंबर आप लोगों का चेंज हो जाएगा 1 से। तो इस प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, यानी कि n में से, यानी एक आपका n टूट गया किसमें? प्रोटॉन में। और ऐसा कब हुआ होगा? जब आपका न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा, और जब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी तो वह आपका न्यूक्लियाई सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए। और इससे पिछले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग रही थी, तो इस प्रोटॉन का निकलना बहुत ज़रूरी था, और इसमें आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वह आपका स्प्लिट हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। और वह कैसे होता है? यह आपकी जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स द्वारा न्यूक्लियस में खींच लिया जाता है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन ही है? तो जैसा कि आप सभी को पता है न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, मास 1 होता है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए P1, और मास हम लोग बढ़ा नहीं सकते यानी ये 0 हो गया, लेकिन हमें चार्ज को डिक्रीज करना होगा। क्लियर है? तभी ये 0 हो पाएगा। तो ये कौन सा पार्टिकल होता है आप लोग? तो ये क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए बीटा पार्टिकल में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा पीछे कीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर का फंडा भी हमने समझा। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिस्ट्रॉन बीटा पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है? इसमें आप लोगों का सिंपल सा प्रोटॉन आप लोगों का स्प्लिट होगा न्यूट्रॉन में, तो उसे हम लोग सिंपल पॉजिस्ट्रॉन बोलेंगे, तो उसे हम लोग सिंपल पॉजिट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है? तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं गामा डिके की हेडिंग। गामा डिके में क्या होता है? सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी रिलीज होंगी, यानी कि जब भी न्यूक्लियस आप लोगों का अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को निकालेगा तो वह आपका न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, जैसे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था। सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की तरह। और जैसा कि आप सभी को पता है हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आपको स्टेबल जॉब चाहिए, तो इसी तरीके से हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो जो हायर लेवल में यानी एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो वह कुछ इमिट करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम लोग गामा डिके बोलते हैं। यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया। तो जैसे ही इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा N2 में, और यहाँ पहुंचकर ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये वापस से स्टेबिलिटी पाना चाहेगा, तो उस समय ये गामा डिके करेगा। यानी हर रिएक्शन में
गामा डिके तो होगा ही होगा। अल्फा और बीटा में से सिर्फ एक ही डिके होता है, यानी कि या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, लेकिन गामा इन दोनों के साथ जरूर होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था वहां पर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों का सिंपल होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों का पीएफ से डिनोट करते हैं। सिंपल सा होता है डेल्टा एम ओवर न्यूक्लियन, यानी कि ए, जिसे हम लोग मास नंबर बोलते हैं, तो इसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन। और आप लोग ये सोच रहे होंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्यों जरूरी है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का भी सिग्निफिकेंस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो जब नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन आता है तो वह आपका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। कैसे? डेल्टा एम आप लोगों का क्या था, सिंपल सा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम। अगर ये नेगेटिव आ गया, यानी कि जो थ्योरेटिकल मास है वह आपका कम हो जाए एक्चुअल मास से, वहां पर डेल्टा एम आप लोगों का नेगेटिव आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जब भी पैकिंग फ्रैक्शन आपका नेगेटिव आता है तो स्टेबिलिटी को बताता है, और जीरो हो गया तो वो आपकी एक आइडियल कंडीशन हो गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मास, यानी कि जो आपका थ्योरेटिकल मास है वो आपका बराबर हो गया एक्चुअल मास के, तो वह आपकी एक आइडियल कंडीशन हो गई। और ये पॉजिटिव आएगा तो लेस स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोगों को सिर्फ एक ही बात को याद रखना है, लोअर द पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, यही थी डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे थे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप लोगों की इंक्रीज करेगी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेगी यानी कि आयरन एटम के पास वह पहुंचेगी तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8.875 मेगा इलेक्ट्रॉन के पास अगर कोई भी न्यूक्लियाई पहुंचता है तो वह क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यानी पैकिंग फ्रैक्शन कम होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होना चाहिए। आई होप आप सभी को पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में, यानी कि किस रफ्तार से आपका रेडियो एक्टिविटी होती है या आपका कोई न्यूक्लियस डिके होता है, और डिके किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। रेडियो एक्टिविटी आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, यानी कि किसी और प्रोसेस पर वह निर्भर नहीं करती है, वह ऑटोमेटिक डिके होना स्टार्ट कर देती है। उसे सिर्फ स्टार्टिंग चाहिए होती है, यानी कि इंडक्शन चाहिए होता है, और आप लोग उसका एक टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जो न्यूक्लियस है वो आपका आज डिके हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में डिके हो जाएगा, 15 मिनट में डिके होगा, 24 घंटे में डिके होगा, या 1 साल में या हजारों साल में वह डिके होगा। आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो हम लोग एक मान के चलते हैं, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस आप लोगों का डिके होगा t=0 टू इन्फाइनाइट तक के लिए। तो यहीं से आप लोगों का रेडियो एक्टिव डिके लॉ निकल कर आता है। तो जो रेट ऑफ डिके होती है जब आप लोगों के लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल स्पेस, यानी कि एक सैंपल स्पेस में आपके जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनकी रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैंपल। क्लियर है? रेट ऑफ डिके है यानी कि कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सैंपल, यानी कि कैपिटल N। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू N, और लैम्डा आप लोगों का डिके कांस्टेंट कहलाता है, या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। और जो आपका लैम्डा है वह आपका डिपेंड करेगा किस टाइप का एलिमेंट आप लोगों ने लिया है, चॉइस ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक तो आपका ये निकल कर आ गया, और एक आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है n=n0 e⁻ λt। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके काम आएंगे, आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर सकते हो।
तो यहीं से आपके कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं हाफ लाइफ के ऊपर, मीन लाइफ के ऊपर। तो चलिए उनके फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। हाफ लाइफ आखिरकार होती क्या है? न्यूक्लियाई का आधा डिके हो जाना, उसे हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम इन विच 1/2 ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल थे यानी N0, उसका 1/2 हो जाना, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसे हम लोग TH से डिनोट कर रहे हैं, या फिर बहुत सी बुक्स में आप लोगों को T1/2 करके दे रखा होता है, जो कि आपका कैलकुलेशंस के बाद log 2/λ आता है। कहाँ से कैलकुलेट किया? n बराबर N0 e⁻⁻λt से। आधे समय में n आपका N0/2 हो जाएगा, यहाँ पर N0 e⁻⁻λt, और t आप लोगों का हाफ टाइम हो चुका है 1/2। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो t हाफ की वैल्यू आएगी log 2/λ, और log 2 की वैल्यू रहती है 0.693/λ। तो ये आपका t हाफ आ चुका है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? t हाफ आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो ये लैम्डा आप लोगों का बताएगा किस तरीके से एलिमेंट आप लोगों का डिके होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और लैम्डा की वैल्यू कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहीं से आपका एक एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग एक एक एलिमेंट को बार बार चेक नहीं करेंगे, तो उसी लिए उनको एवरेज लाइफ बनाया गया, यानी कि एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसी को जनरलाइज कर दिया, तो उसे हम लोग एवरेज लाइफ बोलेंगे या मीन लाइफ बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। यह आपका सिंपल सा रेशियो है कंबाइंड एज ऑफ ऑल एटम टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। एवरेज लाइफ आप लोगों की या मीन लाइफ आप लोगों की बराबर होती है 1/λ के। और हाफ लाइफ कैलकुलेट करते समय एक जनरलाइज फॉर्मूला है। फर्स्ट हाफ लाइफ में, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे t हाफ, तो वह क्या हो जाएगी N0/2। सेकेंड हाफ लाइफ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वह क्या हो जाएगी N0/2 का 2, तो विच इज इक्वल टू N0/4। और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वह कितना हो जाएगा N0/8। फिर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा N/16। यहाँ पर आप लोग एक पैटर्न देख रहे होंगे 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4। तो जो हाफ लाइफ होगी वह आप लोगों की N0/2 की पावर n। तो यहाँ से जो हाफ लाइफ का ग्राफ निकल कर आएगा, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और टाइम के बीच में, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जीरो लाइन से टच नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप लोगों से ग्राफ आ जाता है तो आप लोग इसको टिक करके आइएगा। और यहीं से हमारी एक लास्ट पार्ट निकल कर आती है एक्टिविटी ऑफ सैंपल। तो ये सिंपल सा आप लोगों को क्या होता है, रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन एक्टिविटी आप लोगों की R से डिनोट की, एक्टिविटी आप लोगों की R से डिनोट की जाती है, जो कि बराबर होती है -dN/dt के। और -dN/dt किसके बराबर होता है? लैम्डा n के। तो R आप लोगों का किसके बराबर हो गया? लैम्डा n के। तो यहाँ से हम एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, R बराबर लैम्डा N0 e⁻⁻λt। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले आ गए एक्टिविटी के। ये आपका सिंपल सा रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था, लास्ट में हम लोग फ्यूजन और फिजन के बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। फ्यूजन आप लोगों का दो छोटे छोटे या लाइटर न्यूक्लियाई का ऐड होकर एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना स्टेबिलिटी को पाने के लिए, वह आपका फ्यूजन कहलाता है। और एक बड़े न्यूक्लियाई का छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना, वह आपका फिजन कहलाता है। ये आपके दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और फिजन आप लोगों का जनरली A इज ग्रेटर देन 230 के लिए देखा जाता है, यानी 230 से जिनका एटॉमिक मास या मास नंबर ग्रेटर है उनके लिए फिजन होता है। तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज द फिनोमेना ऑफ जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें 1H2 प्लस 1H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2He4 प्लस एनर्जी जो कि आपकी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। और नेक्स्ट है आपका फिजन, जो कि आपका फिनोमेना होता है हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट होना, जिसका जो कि यूजुअली 230 से ज़्यादा वाले मास नंबर के बीच में होता है।
दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में, उसे हम लोग फिजन या विखंडन बोलते हैं। आई होप आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को सिंपल सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग अपने एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू, जो यानी किसी एटॉमिक न्यूक्लियस का, नाभिक का जो सम होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस से वह कम है, तो यह मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी विच बाइंड्स न्यूक्लियन टुगेदर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग डेल्टा एम के साथ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे आइंस्टीन मास इक्वेशन रिलेशन द्वारा, तो ये जो एनर्जी थी वह बाइंडिंग एनर्जी कहला रही थी। तो इसी के बारे में आप लोगों से ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, द सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में इमिट, यानी कि जो सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वह क्या इमिट कर सकता है। पॉज द वीडियो, चेक द आंसर। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ऑल द 3 अल्फा बीटा एंड गामा वन आफ्टर अनदर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, या ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं वो रॉन्ग है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 अल्फा या बीटा और गामा एट अ टाइम को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आपको बताया था, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से सिर्फ या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा और गामा हर बार निकलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम लोगों ने कर्व देखी थी वह कुछ इस तरीके से थी, पहले बढ़ रही थी, फिर घटी, फिर बढ़ी और फिर आप लोगों की घट रही थी। तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से जो हीलियम के बारे में पता चल रहा है वह क्या है। तो इस ग्राफ को जब आप लोग बुक में देखोगे तो जो हीलियम न्यूक्लियस था वह आपका बहुत ऊपर आ रहा था, यानी कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वह ज़्यादा थी। तो उससे ये पता चलता है कि जो हीलियम न्यूक्लियस था वह काफ़ी स्टेबल था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का कौन सा होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल आपका दो होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस पर चार्ज पॉजिटिव है उसे हम लोग पॉजिस्ट्रॉन बोलते हैं और वही आपका एंटी पार्टिकल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो एक्टिविटी इज, यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेडियो एक्टिविटी आप लोगों की स्पॉन्टेनियस और सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है और ये आपकी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, यानी जो बीटा रेज इमिट होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल द्वारा वह कौन सी हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। बीटा रेज जब आपकी इमिट होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल में से तो वहां से आपका चार्ज पार्टिकल इमिट होता है न्यूक्लियस द्वारा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके का मोड नहीं है या प्रकार नहीं है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पॉजिस्ट्रॉन इमिशन आप लोगों का रेडियो एक्टिव डिके का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये भी आपका रेडियो एक्टिव डिके का पार्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में खींच लेना वह आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाता है। अल्फा डिके में आपका प्रोटॉन पार्टिकल का निकलना आपका डिके का पार्ट है। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन, यानी कि दो न्यूक्लियस का ज्वाइन करके एक बिगर न्यूक्लियाई में बनना आपका रेडियो एक्टिव डिके का पार्ट नहीं है। डिके का मतलब डिसइंटीग्रेशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, द हाफ लाइफ पीरियड एंड द मीन लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड आर डिनोटेड बाई रेस्पेक्टिवली TH एंड TM, यानी कि हाफ लाइफ TH से डिनोट की जा रही है, मीन लाइफ आपकी TM से डिनोट की जा रही है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी
TH इज लेस देन TM को चुनना है, उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था TH आप लोगों की 0.693 ओवर लैम्डा थी और TM आप लोगों की 1 ओवर लैम्डा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0.693 है, यानी कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो TM इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन TH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। TM इधर रख लीजिए, TH इधर, तो TH इज लेस देन TM या TM इज ग्रेटर देन TH। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इन गामा रे इमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस क्या चेंज होता है, यानी कि गामा रे इमिशन में न्यूक्लियस का क्या चेंज होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था, गामा रे इमिशन में आप लोगों का एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो उसमें आप लोगों का ना तो न्यूट्रॉन चेंज होता है ना प्रोटॉन चेंज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा और इसके बाद हम एक लास्ट पार्ट करेंगे इसका, जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ रिएक्शंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू, और ये क्वेश्चन आप लोगों का कॉन्सेप्ट में हो चुका है, तो इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो चलिए, पिछले पार्ट के क्वेश्चन का जवाब भी अब आप लोगों को मिल चुका है। वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z, यानी कि n/p का रेशियो आप लोगों का 1 के बराबर होता है, या n इज ग्रेटर देन p होता है फॉर व्हाट, या z लिख लीजिए यहाँ पर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लर्न विद डिफेंस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न में ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। और जिन स्टूडेंट्स ने लर्न में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।